नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। इस देश में आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है वो है उसकी सेहत। वैसे तो सेहत सबसे पहले आती है, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता बहुत बाद में कोई भी व्यक्तिगत स्तर पर करता है, और जब अस्पताल जाने की नौबत आती है तो फिर इस देश का आम आदमी हमारी व्यवस्थाओं से ही कई बार बहुत ज्यादा परेशान होता है। खासतौर पर दवाओं के मामले में। दवाएं एक ऐसी जरूरत हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, कई तरीके की कोशिशें हुई हैं, लेकिन दवाओं को लेकर के जिस तरीके की स्थिति रहती है या प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस रहती है, उससे स्वास्थ्य सेवाएं जितनी देश में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, उतना ही वो अपने रास्ते से भटकी हुई भी प्रतीत होती हैं। अब सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से निजी अस्पतालों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने की तैयारी है। ये किस तरीके का कार्यक्रम है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। निजी अस्पतालों में कमरे के किराए की सीमा तय करने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की गई है। अस्पतालों को मरीज की भर्ती से पहले सभी तरह के शुल्क और टैरिफ सार्वजनिक करने होंगे। मरीज को इलाज शुरू होने से पहले संभावित खर्च की जानकारी भी देनी होगी। ओवर बिलिंग और छिपे हुए शुल्कों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने का प्रस्ताव है। अस्पताल और बीमा कंपनियों के विवाद के लिए स्वतंत्र ओम्बड्समैन की सिफारिश है। मरीजों की शिकायतों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था बनाने का भी सुझाव रखा गया है। किराए और दूसरे शुल्कों में पारदर्शिता, इस पर समिति का खासा जोर है। पैकेज के नाम पर मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूली पर भी निगरानी बढ़ाए जाने की बात है। अस्पतालों को इलाज की दरें पहले से स्पष्ट करनी होंगी ताकि एक अच्छी व्यवस्था लागू हो सके। निजी अस्पतालों में इलाज की बढ़ती लागत को नियंत्रित करना सुधारों का बड़ा लक्ष्य है। बीमा वाले मरीजों से मनमाना शुल्क वसूलने की शिकायतों पर भी निगरानी बढ़ाने का प्रस्ताव है। अस्पताल की फीस और बीमा भुगतान के विवाद में मरीज को परेशान होने से बचाने पर जोर रहेगा। तय दरों की व्यवस्था से मरीज को इलाज का अनुमानित खर्च पहले से पता होगा। निजी अस्पतालों की सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश है। सबसे बड़ी चुनौती फीस नियंत्रित करने के साथ ही निजी अस्पतालों की गुणवत्ता बनाए रखना है। सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत है, और जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आपको इतना पैसा देना पड़ता है कि आप जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, जितनी देर वो काम कर रहा है उतनी देर आप अस्पताल में हैं। आपकी सेहत सुधरी या नहीं सुधरी, इस बात की कोई गारंटी लेता नहीं है। फॉर्म आपसे पहले साइन कराया जाता है, और उधर बीमा कंपनी का पैसा खत्म और इधर अस्पताल से इलाज खत्म। जीएसटी राहत से इलाज की लागत कम करने की कोशिश की गई है। यह किस तरीके से होगा, यह भी समझिए। स्वास्थ्य सेवाओं को मौजूदा छूट के बजाय जीरो रेटेड जीएसटी में लाने की सिफारिश की गई है। जीरो रेटेड व्यवस्था में अस्पतालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। महंगे मेडिकल उपकरणों और अस्पताल के दूसरे इनपुट की लागत घटने की संभावना है। अस्पतालों की लागत घटने पर इलाज का खर्च कम होने की उम्मीद है। टैक्स राहत का वास्तविक फायदा मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए निगरानी जरूरी होगी। समिति ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में निजी स्वास्थ्य निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिए आसान कर्ज देने का भी प्रस्ताव है। निजी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड बनाने की भी सिफारिश की गई है। ग्रामीण इलाकों में निवेश करने वाले अस्पतालों को टैक्स हॉलिडे देने का भी सुझाव है।
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। महानगरों और ग्रामीण इलाकों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता कम करने पर जोर है। निजी क्षेत्र को सिर्फ फीस घटाने के बजाय नए क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मेडिकल उपकरणों की ऊंची लागत कम करना इलाज सस्ता करने में अहम होगा। टैक्स और वित्तीय प्रोत्साहन का फायदा अस्पताल के साथ ही मरीज को मिले, इस पर भी जोर है। स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और ज्यादा सुलभ बनाना इन सिफारिशों का प्रमुख उद्देश्य है। यह भी देखना होगा कि अगर सरकार इनपुट घटाती है, जीएसटी में राहत देती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल अपना फायदा तो बढ़ा लें, लेकिन सरकार की जो कोशिश है कि इसका लाभ उपभोक्ता को मिले या मरीज को मिले, उसमें अस्पताल खेल कर जाएं। ये देखना सरकार के लिए जरूरी होगा। मेडिकल टूरिज्म की कमाई का हिस्सा गरीबों के इलाज पर लगाने का प्रस्ताव है, ताकि उनको बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। भारत में विदेशी मरीजों के इलाज से बड़े निजी अस्पतालों को अच्छी कमाई होती है। समिति ने मेडिकल टूरिज्म की कमाई को गरीब मरीजों के इलाज से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। एफडीआई या रियायती दरों पर जमीन पाने वाले अस्पतालों को विशेष जिम्मेदारी देने की सिफारिश है। ऐसे अस्पतालों को विदेशी मरीजों से होने वाली कमाई का एक हिस्सा खर्च करना होगा। इस राशि का इस्तेमाल गरीब मरीजों के मुफ्त या सस्ते इलाज में हो सकता है। प्रस्ताव का आधार क्रॉस सब्सिडी मॉडल है, जिसमें एक वर्ग की कमाई से दूसरे वर्ग को राहत होगी। इससे निजी अस्पतालों की सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी। गरीब मरीजों के लिए इलाज की लागत कम करने में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ेगी। मेडिकल टूरिज्म से विदेशी मुद्रा कमाने के साथ ही घरेलू मरीजों को भी फायदा होगा। सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले अस्पतालों पर सामाजिक जिम्मेदारी तय करने का भी प्रयास है। इस व्यवस्था के लिए अस्पतालों की कमाई और खर्च का पारदर्शी हिसाब जरूरी होगा। गरीब मरीजों के इलाज पर खर्च होने वाली राशि के स्वतंत्र ऑडिट की जरूरत होगी। मेडिकल टूरिज्म बढ़ने के साथ ही घरेलू मरीजों के हितों की निगरानी भी जरूरी होगी। विदेशी मरीजों से होने वाली कमाई का एक हिस्सा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा में लगाया जा सकता है। इस मॉडल का असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये नियम कितनी सख्ती से लागू होते हैं। महंगी दवाओं और एंटीबायोटिक की बिक्री पर सख्ती की तैयारी है। सरकार ने हाल ही में कई दवाओं के दाम कम भी किए। कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों पर निगरानी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। दवाओं में अनुचित ट्रेड मार्जिन की पहचान के लिए मल्टी सेक्टरल ऑडिट का प्रस्ताव है। दवा की सप्लाई चेन में निर्माता से लेकर रिटेलर तक मार्जिन की जांच हो सकती है। कैंसर मरीजों पर पड़ने वाले दवाओं के भारी आर्थिक बोझ को कम करने पर जोर है। महंगी दवाओं की कीमत और मुनाफे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रोकने के लिए एंटीबायोटिक बिक्री पर सख्ती का प्रस्ताव है। बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक बेचने पर नियंत्रण और कड़ा किया जा सकता है। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल से बढ़ते दवा प्रतिरोध को रोकने पर जोर है। पशुधन में कुछ एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर अनिवार्य प्रतिबंध का प्रस्ताव है। सी फूड प्रोसेसिंग में भी कुछ एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर रोक की सिफारिश है।
खाद्य श्रृंखला के जरिए इंसानों में दवा प्रतिरोध बढ़ने का खतरा कम करने की कोशिश। दवाओं को सस्ता करने के साथ ही उनके सही इस्तेमाल पर भी सरकार का फोकस रहेगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में दवा का खर्च परिवारों पर बड़ा आर्थिक दबाव डालता है। दवा की कीमत और गुणवत्ता दोनों पर निगरानी मजबूत करने की जरूरत बताई गई है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट और पॉलिसी को आसान बनाने की भी तैयारी है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटारे के लिए 30 दिन की समय सीमा तय करने की सिफारिश की गई है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटारे के लिए 30 दिन समय सीमा। क्लेम भुगतान में देरी के लिए अस्पताल और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज के जरिए क्लेम प्रक्रिया डिजिटल करने की तैयारी है। अस्पताल और बीमा कंपनियां एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ सकती हैं। बिल और क्लेम का डेटा एक समान फॉर्मेट में तुरंत साझा किया जा सकेगा। कैशलेस क्लेम के निपटारे में लगने वाला समय कम करने का भी लक्ष्य है। अस्पताल से डिस्चार्ज के समय मरीजों को लंबे इंतजार से राहत मिल सकती है। कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाने पर भी सरकार सोच रही है। सभी बीमा कंपनियों को अपने प्लान के साथ कॉमन प्रोडक्ट्स देने पड़ सकते हैं। कॉमन प्लान से अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी की तुलना करना आसान होगा। बीमा पॉलिसी में कौन सा इलाज कवर है, इसे समझना ज्यादा आसान हो सकता है। अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच इलाज की कुछ दरें पहले से तय हो सकती हैं। तय दरों से मनमाने बिल और बीमा क्लेम विवादों में कमी आने की उम्मीद है। फर्जी और अनावश्यक क्लेम की पहचान के लिए डिजिटल डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है वो सुधार अगर लागू होते हैं तो आम आदमी के इलाज का खर्च कम हो सकता है। ये किस तरीके से होगा ये भी समझिए। मरीज को भर्ती करने से पहले इलाज और अस्पताल के शुल्क की जानकारी मिल जाएगी। रूम रेंट और दूसरे शुल्कों में पारदर्शिता आएगी तो बिल घट सकते हैं। अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच तय दरों का इलाज खर्च अनुमानित हो सकेगा। कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं के दाम कम होने से गंभीर मरीजों को राहत मिल सकती है। बीमा क्लेम जल्दी मिलने पर मरीजों और परिवार को आर्थिक दबाव कम करने का एक मौका बन जाएगा। कॉमन इंश्योरेंस प्लान से पॉलिसी की शर्तों को समझना आम ग्राहक के लिए आसान होगा। ओपीडी और डायग्नोस्टिक खर्च को बीमा में शामिल करने से कवरेज बढ़ सकता है। करीब 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए सस्ती बीमा योजना का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना में 4 से 6 हजार रुपए सालाना प्रीमियम रखने का भी सुझाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ने से छोटे शहरों में इलाज की सुविधा बढ़ सकती है। 30 दिन में क्लेम निपटाने की व्यवस्था से बीमा कंपनियों पर जवाबदेही बढ़ेगी। देर होने पर पेनल्टी और ब्याज का प्रावधान क्लेम भुगतान को और तेज कर सकता है। जीएसटी में प्रस्तावित बदलाव से अस्पतालों की लागत कम होने की संभावना है। इन सुधारों का फायदा तभी मिलेगा जब अस्पताल और बीमा कंपनियां नियमों का पालन करेंगी। सरकार की तरफ से प्रयास कई होते हैं, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे देश में एक तो अब पहले के तरीके से प्राइवेट क्लिनिक्स बहुत सारे डॉक्टर्स जैसे चलाते थे। हर मोहल्ले में या कॉलोनीज में डॉक्टर्स होते थे जो फिजिशियन भी होते थे और छोटे मोटे इलाज उन्हीं की क्लिनिक पर हो जाते थे, बैंडेज हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में वो जगह अस्पतालों ने ले ली है। ज्यादातर जगहों पर आपको गली मोहल्लों में डॉक्टर कम अस्पताल ज्यादा मिलेंगे और उन अस्पतालों में डॉक्टर कॉल पर आते हैं। कॉल पर आने के बाद उनके आने जाने की फीस होती है, प्लस जो इलाज वो करते हैं उन सारी चीजों का खर्च होता है। यानी
पेशेंट के लिए, मरीज के लिए एक भारी भरकम बिल तैयार करने का सारा इंतजाम उस अस्पताल में पहले से करके रखा गया होता है। जो मेडिक्लेम होता है वो भी इस तरीके का होता है जिससे आम आदमी उसको समझने में दिक्कत पाता है और मोटा मोटी एक अपना अंदाजा लेके चलता है कि 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख इस तरीके का उसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, बीमार पड़ेगा तो इतने तक का इलाज मिल जाएगा। लेकिन इलाज मिलने पर उसको ये भी एश्योरिटी नहीं है कि जितनी देर उसका इलाज चल रहा है वो ठीक होगा या नहीं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मेडिक्लेम का पैसा जैसे ही पूरा होता है मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर ऐसी स्थिति में अस्पताल उसको पहुंचा देते हैं जहां एक रेफरल केस बना करके किसी और सरकारी अस्पताल में ले जाना उसकी मजबूरी हो जाती है। सरकार को इन सारी चीजों का संज्ञान लेना होगा। जेम पोर्टल महिला कारोबारियों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है। जेम पोर्टल पर महिलाओं ने जोरदार कारोबार किया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल पर अब सरकारी खरीद का एक बड़ा मंच तैयार हो चुका है और इससे महिलाओं को लगातार मदद मिल रही है, वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पा रही हैं। जेम पोर्टल ने महिला उद्यमियों के लिए जो सरकारी बाजार खोला है वो किस तरीके का है, सबसे पहले ये देखिए। जेम पोर्टल पर महिला संचालित एमएसएमईज से 28,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है। 28,000 करोड़। सरकारी खरीद में महिलाओं की यह भागीदारी उनके कारोबारी क्षमता को दिखा रही है। करीब 2.17 लाख महिला उद्यमियों ने जेम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 2.1 लाख से अधिक महिला संचालित सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं। सरकारी विभाग अब महिलाओं के कारोबार के बड़े ग्राहक बन रहे हैं। जेम ने छोटे कारोबारियों को सरकारी बाजार तक सीधी पहुंच दे दी है। पहले सरकारी टेंडर हासिल करना छोटे कारोबारियों के लिए मुश्किल था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खरीद प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बना दिया है, आसान बनाया है। महिला उद्यमी अपने उत्पाद और सेवाएं सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंचा पा रही हैं। छोटे शहरों और गांवों की महिला कारोबारियों के लिए भी ये बाजार का दायरा बढ़ा रहा है। सरकारी ऑर्डर मिलने से महिलाओं के कारोबार को स्थायी ग्राहक मिल रहे हैं। बड़े ऑर्डर मिलने पर महिला एमएसएमई अपने उत्पादन का विस्तार भी कर पा रही हैं। सरकारी बाजार महिलाओं के कारोबार को निजी बाजार के अलावा नया विकल्प भी दे रहा है। जेम पर बढ़ती महिला भागीदारी महिला उद्यमिता के लिए बदलाव का संकेत है। आने वाले वर्षों में सरकारी खरीद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। सरकारी खरीद महिलाओं के कारोबार को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रही है, यानी महिलाएं जिस तरीके से अब अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रही हैं, ये भी इस जेम पोर्टल की वजह से संभव हुआ है। सरकारी ऑर्डर महिला उद्यमियों को कारोबार में स्थिर आय का एक आधार तैयार कर रहा है। बड़े ऑर्डर मिलने पर महिलाओं के कारोबार का टर्नओवर बढ़ता है। कारोबार बढ़ने पर नई मशीनरी और टेक्नोलॉजी निवेश की संभावना भी बढ़ती है। उत्पादन बढ़ने से महिला उद्यमियों को नए कर्मचारियों की जरूरत पड़ सकती है। इससे महिलाओं के साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनते हैं। कारोबार बढ़ने पर महिलाओं की अपनी आय और वित्तीय स्वतंत्रता मजबूत होती है। सरकारी बाजार महिलाओं को कारोबार के विस्तार के लिए भरोसा दे सकता है। नियमित ऑर्डर मिलने से बैंक से कर्ज लेना भी आसान हो जाता है। बढ़ता कारोबार महिलाओं की क्रेडिट हिस्ट्री और कारोबारी साख को मजबूत करता है। महिला उद्यमियों को अपने कारोबार को छोटे स्तर से आगे ले जाने में भी मदद मिलती है। सरकारी खरीद में सफलता निजी कंपनियों के लिए महिलाओं की कारोबारी क्षमता दिखाती है। महिला उद्यमियों की आय बढ़ने से परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है।
कारोबार में सफलता महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक निर्णयों की भूमिका बढ़ाती है। महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। सरकारी खरीद महिलाओं को आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ाकर कारोबारी नेतृत्व की ओर ले जा सकती है। जेम पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद कुछ बाधाएं भी हैं। ये किस तरीके की हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पंजीकरण बढ़ने के बावजूद हर महिला उद्यमी को सरकारी ऑर्डर मिल जाए, ये संभव नहीं है। छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद की प्रक्रिया अभी भी जटिल बनी हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में तकनीकी जानकारी की कमी कई बार बाधा बन जाती है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के सामने इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की भी समस्या रहती है। कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाना एक चुनौती है। बैंकर्स के लिए गारंटी और दस्तावेज की जरूरत कई महिलाओं को रोक देती है। बड़े ऑर्डर पूरे करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना छोटे कारोबारियों के लिए मुश्किल होता है। समय पर भुगतान न मिलने से छोटे व्यवसायियों को दिक्कत आती है, उनकी जो पूंजी है वो फंस जाती है। सरकारी खरीद के नियमों में और तकनीकी शर्तों को समझना भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। बड़े कारोबारियों के मुकाबले महिला एमएसएमई की ब्रांड और मार्केटिंग क्षमता सीमित हो जाती है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई की लागत छोटे कारोबारियों के लिए मुनाफा देती है। कारोबार के साथ परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव भी महिलाओं पर बना रहता है। कई महिला उद्यमियों के पास बिजनेस नेटवर्क और मेंटरशिप की कमी है। सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव महिलाओं की बाजार पहुंच सीमित कर सकता है। केवल पंजीकरण बढ़ाना नहीं, बल्कि वास्तविक कारोबार बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जेम महिलाओं के लिए सिर्फ सरकारी पोर्टल नहीं, बल्कि बड़े बाजार का आधार बन सकता है। जेम पर करीब 25 लाख विक्रेताओं से सरकारी विभाग कारोबार कर रहे हैं। 1.37 लाख सरकारी खरीदार इस डिजिटल बाजार का हिस्सा हैं। अब तक पोर्टल पर करीब 20 लाख करोड़ की सरकारी खरीद हो चुकी है। इतने बड़े बाजार में महिला उद्यमियों के लिए विस्तार की भी बड़ी संभावनाएं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। महिला कारोबारी अपने उत्पादों को देश भर के सरकारी खरीदारों तक पहुंचा सकती हैं। सरकारी संस्थानों की बड़ी संख्या महिला उद्यमियों के लिए संभावित ग्राहक आधार बनाती है। जेम पर कारोबार से महिलाओं को सरकारी सप्लायर के रूप में भी पहचान मिलती है। एक सफल सरकारी ऑर्डर आगे दूसरे ऑर्डर हासिल करने में मदद कर सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड महिलाओं के कारोबार की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद कर सकता है। सरकारी खरीद में गुणवत्ता और समय पर सप्लाई महिला कारोबारियों की साख को मजबूत करती है। जेम छोटे शहरों के कारोबार को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का भी माध्यम बनता है। महिलाओं के लिए स्थानीय कारोबार से राष्ट्रीय सप्लाई चेन तक पहुंचने का रास्ता है। कर्नाटक और बेंगलुरु के आंकड़े महिला कारोबार के क्षेत्र में बदलाव को दिखा रहे हैं। जेम पर कर्नाटक के 55,053 एमएसएमई पंजीकृत हैं। देश के राज्यों में कर्नाटक की एमएसएमई भागीदारी सबसे मजबूत दिखाई देती है।
कर्नाटक के कुल विक्रेताओं में बेंगलुरु की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में 16,091 कारोबारी जेम पर पंजीकृत हैं। कर्नाटक की 10,896 महिला उद्यमी जेम पोर्टल से जुड़ी हैं। 3,052 महिला उद्यमी अकेले बेंगलुरु से हैं। डिजिटल कारोबार में बेंगलुरु की मजबूत स्थिति इससे सामने आती है। तकनीकी और डिजिटल इकोसिस्टम महिला कारोबारियों को नए अवसर दे सकता है। बड़े शहरों की महिलाएं डिजिटल सरकारी बाजार का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं। ग्रामीण कर्नाटक और दूसरे राज्यों की महिलाओं तक भी यह अवसर पहुंचाना जरूरी है। क्षेत्रीय असमानता महिला उद्यमिता के विस्तार में बड़ी चुनौती है। इंटरनेट, डिजिटल कौशल और वित्तीय सुविधाएं भागीदारी को प्रभावित करती हैं। जेम की सफलता का अगला चरण छोटे शहरों की महिला उद्यमियों को जोड़ना होगा। महिला कारोबार का विस्तार केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जेम के आंकड़े महिला उद्यमिता के विस्तार को समझने का आधार हैं। महिला सशक्तिकरण जो भारत जिस अगले स्तर पर पहुंचना चाहता है, उसमें ये जेम पोर्टल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकारी खरीद में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन सकती है। कारोबार बढ़ने से महिलाओं को अपनी आय और संपत्ति बनाने की क्षमता बढ़ेगी। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाती है। सफल महिला उद्यमी दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार और प्रेरणा पैदा कर सकती हैं। महिला एमएसएमई को सरकारी बाजार से जोड़ना रोजगार बढ़ाने की रणनीति हो सकती है। केवल महिला के नाम पर कंपनी होना पर्याप्त नहीं है, उसका कारोबार भी बढ़ना जरूरी है। महिलाओं को पूंजी, तकनीक और बाजार की समान पहुंच देना भी जरूरी होगा। सरकारी खरीद में महिलाओं के लिए लक्ष्य और निगरानी व्यवस्था प्रभावी हो सकती है। भुगतान में देरी रोकना छोटे महिला कारोबारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। महिला उद्यमियों के लिए आसान कर्ज और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ानी होगी। डिजिटल प्रशिक्षण देकर अधिक महिलाओं को जेम जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा। सरकारी टेंडर और खरीद नियमों को महिलाओं के लिए सरल और समझने योग्य बनाना होगा। ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और कारोबारी सहायता उपलब्ध करानी होगी। 28,000 करोड़ की खरीद शुरुआती है और आगे ये लाखों महिला कारोबारियों तक पहुंच सकता है। महिला उद्यमिता से आय, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। देश जितना डिजिटल आगे बढ़ रहा है, उतना ही देश को खतरा भी साइबर अपराधों से हो रहा है। जो आंकड़े सरकार की तरफ से आए हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं और इन साइबर हमलावरों से सरकार अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं करनी है वो तो कर ही रही है, करेगी ही करेगी, लेकिन आम लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है ताकि आप ऐसे अटैक से खुद को बचाए रहें। भारत में जो साइबर हमले तेजी से बढ़े हैं, सरकारी सिस्टम भी इसका निशाना बन रहा है। 2022 से जून 2026 तक 52.68 लाख से ज्यादा साइबर हमले हुए हैं। 2022 में 1.92 लाख से बढ़कर 2025 में 18.21 लाख घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2026 में जून तक 10.75 लाख साइबर घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, यानी 4 साल में करीब 9.5 गुना की बढ़ोतरी। सरकारी वेबसाइट, नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम ये लगातार निशाने पर हैं। साइबर हमलों का मकसद डेटा चोरी और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
कई हमलों में सिस्टम को ठप करके फिरौती मांगी जाती। सरकारी संस्थानों पर हमले सीधे नागरिक सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। डिजिटल सेवाएं बढ़ने के साथ साइबर खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई साइबर हमलों को तुरंत इनका पता नहीं चल पाता है, ये बाद में समझ में आते हैं। सर्वर धीमा होने या सेवाएं बाधित होने के पीछे भी साइबर अटैक ही होता है। सरकारी डेटा में नागरिकों की महत्वपूर्ण निजी जानकारी मौजूद होती है। डिजिटल व्यवस्था पर हमला प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित कर सकता है। साइबर सुरक्षा अब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। बढ़ते हमले भारत के लिए न सिर्फ चिंता का सबब हैं बल्कि इन हमलों से किस तरीके से बचा जाए, देश के महत्वपूर्ण डेटा को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, ये सरकार के लिए भी चुनौती है। बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम इन साइबर अपराधियों के या साइबर हैकर्स के निशाने पर हैं। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना यही इनकी मंशा है। साइबर अपराधियों के लिए बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम अब बड़े लक्ष्य बन चुके हैं। हमारे यहां हम यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 में करीब 300 छोटे बैंकों पर रैनसमवेयर से हमला हुआ है। इसमें डिजिटल पेमेंट सेवाएं 48 से 72 घंटे तक प्रभावित हुई। बैंकिंग सिस्टम ठप होने से ग्राहकों के लेन देन पर सीधा असर पड़ा है। डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ ही साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। बैंकिंग डेटा चोरी होने पर ग्राहकों की वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ सकती है। रैनसमवेयर हमले में सिस्टम लॉक करके फिरौती मांगी जा रही है। छोटे बैंक बड़े संस्थानों की तुलना में साइबर सुरक्षा कमजोर हो सकती है। सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी साइबर अटैकर्स के निशाने पर हैं। बैंक पर हमला होने की वजह से स्थानीय कारोबार, आर्थिक गतिविधियां ये सब प्रभावित होते हैं। पेमेंट सिस्टम में भी रुकावट से भरोसे पर असर पड़ता है। वित्तीय संस्थानों को लगातार सुरक्षा ऑडिट और सिस्टम अपग्रेड करना जरूरी है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए अलग साइबर प्रतिक्रिया व्यवस्था बनाई गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा अब आर्थिक स्थिति से भी जुड़ी हुई है। बिजली और परमाणु जैसे महत्वपूर्ण ढांचे पर साइबर हमला बड़ा खतरा बन सकता है और इस तरीके के अटैक्स भारत पर हुए भी हैं जिनको नेस्तनाबूद किया गया है। बिजली, परमाणु और दूरसंचार जैसे क्षेत्र साइबर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। ऐसे तंत्र पर हमला होने से सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भौतिक सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। बिजली प्रसारण तंत्र और बिजली संयंत्र साइबर हमलों के संभावित लक्ष्य हैं। बिजली क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल बनाया गया है। इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में साइबर खतरों का पता लगाना और उनसे निपटना है। सूचना ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र बना है। यह केंद्र महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा पर काम करता है। जुलाई 2026 में कुडनकुलम से जुड़े एक ठेकेदार के सर्वर में सेंध की खबर सामने आई। इस मामले में करीब 19,000 दस्तावेज लीक होने की आशंका जताई गई। 2020 में मुंबई की बिजली गुल होने की घटना में भी साइबर हमले का एंगल सामने आया था। महत्वपूर्ण ढांचे पर हमला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनजीवन दोनों को प्रभावित करता है। परमाणु और बिजली संयंत्रों के डिजिटल तंत्र की सुरक्षा बेहद संवेदनशील है।
ऐसे तंत्र में साइबर सुरक्षा के साथ भौतिक सुरक्षा भी जरूरी है। साइबर हमला अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि जासूसी और रणनीतिक युद्ध का भी हथियार बन चुका है। साइबर हमलों का इस्तेमाल डेटा चोरी और जासूसी के लिए किया जा रहा है। संवेदनशील जानकारी सरकारी हासिल करने के लिए हमलावर लगातार सक्रिय रहते हैं। रक्षा और रणनीतिक संस्थानों के डिजिटल नेटवर्क भी निशाने पर हो सकते हैं। राज्य समर्थित साइबर गतिविधियां सामान्य साइबर अपराध से ज्यादा गंभीर होती हैं। भारत के खिलाफ राज्य समर्थित गतिविधियों में चीन और पाकिस्तान से खतरा बताया जाता है। साइबर हमले के जरिए बिना सीमा पार किए किसी देश के सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है। जासूसी के जरिए रणनीतिक और आर्थिक जानकारी हासिल की जा सकती है। साइबर युद्ध में हमलावर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। एआई और ऑटोमेशन से साइबर हमलों की गति और जटिलता बढ़ सकती है। फर्जी ईमेल और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कर्मचारियों को निशाना बनाया जा सकता है। एक छोटी सुरक्षा चूक पूरे नेटवर्क के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। सरकारी और निजी क्षेत्र के नेटवर्क अब एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं। सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए कई सुरक्षा तंत्र भी बनाए हैं। साइबर सुरक्षा ऑडिट के लिए 237 संस्थाएं पैनल में शामिल हैं। वेबसाइट और नेटवर्क की कमजोरियों की ये जांच करती हैं। कंप्यूटर तंत्र की सुरक्षा खामियों की भी तहकीकात होती है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल सुरक्षा चेतावनियां जारी करता है। समय समय पर साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जाता है। आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए इस बात की जांच होती है। सूचना ढांचे को सुरक्षा कवर देना यह भी इस गतिविधि का एक काम है। वित्तीय क्षेत्र के लिए अलग रिस्पांस सिस्टम बनाना, बिजली क्षेत्र के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र स्थापित करना, राष्ट्रीय साइबर क्राइम सुरक्षा समन्वयक एजेंसियों के साथ में तालमेल भी कराते हैं। साइबर हमलों की निगरानी और प्रतिक्रिया मजबूत होती है। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके के साइबर अटैक्स से भारत परेशान है, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उससे किस तरीके से ओवरकम किया जाए, किस तरीके से उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा जाए, इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जो साइबर अटैकर्स हैं वो अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा हमें हमारी तकनीक को, हमारे ढांचे को और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि हमारा देश जो डिजिटल दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो और हमारा तंत्र और ज़्यादा विकसित हो। वंदे राष्ट्र।